नमस्कार दोस्तों। 17वीं बीपीएससी तथा टीचर को ध्यान में रखते हुए हम लोग एनसीईआरटी नोट्स की शुरुआत किए हैं, जिसमें हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े हैं ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के बारे में। इसमें हम लोग पलासी का युद्ध किया, बक्सर के युद्ध के बारे में पढ़ें। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं अवध, मैसूर, पंजाब, सिख, जाट, रुहेलखंड, ये सारी जो स्वतंत्र राज्य का उदय हुआ इसके बारे में पढ़ेंगे। तथा पढ़ने के बाद हम लोग इसका एमसीक्यूज जो विभिन्न एग्जामों में पूछा हुआ है उसको लगाएंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए इसकी शुरुआत करते हैं। तो देखते हैं हम लोग। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं अवध से। तो अवध यह राज्य जो है पश्चिम में कनौज से लेकर पूरब में कर्मनाशा नदी तक विस्तृत था। कहाँ से? पश्चिम में कनौज से लेकर पूरब में कर्मनाशा नदी तक विस्तृत था। और समझिए यहाँ से क्वेश्चन कि अवध का संस्थापक कौन था? तो या तो शहादत खां, इसी को बोलते हैं बुरहान उल मुल्क। अवध का संस्थापक कौन था? तो शहादत खां बुरहान उल मुल्क था। ये क्वेश्चन यही पूछता कि अवध का संस्थापक कौन था? तो शहादत खां। बाकी ये सब लिखा हुआ है, उतना नहीं पढ़ना है। देखिए, शहादत खां ने नया राजस्व बंदोबस्त किया। इसने भू लगान लगाकर किसानों की स्थिति में सुधार किया था। तो शहादत खां ने किसानों की स्थिति में सुधार किया था। शहादत खां ने जागीरदारी प्रथा को जारी रखा और 1739 में अपनी मृत्यु के पूर्व वह स्वतंत्र हो गया। दूसरा जो शासक बनता है सफदरजंग, 1739 से लेके 54 तक। सफदरजंग जो शासक बनता है 1739 से लेकर 54 तक बनता है। ये उनका भतीजा था शहादत खां के तथा दामाद था। 1748 में सफदरजंग को साम्राज्य का वजीर बना दिया गया। इसके अतिरिक्त उसे इलाहाबाद के प्रांत भी दे दिया गया था। किसको? सफदरजंग को इलाहाबाद का प्रांत और सफदरजंग को साम्राज्य का वजीर भी बना दिया गया था। तो वजीर और इलाहाबाद प्रांत दोनों दे दिया गया था। सफदरजंग के अच्छा संबंध मराठों से था, राजपूतों से था। सफदरजंग ने रुहेला बंगस पठानों से लड़ाइयाँ किया था। रुहेला और बंगस पठान से लड़ाई किया था। देखिए, बंगस पठानों के विरुद्ध इन्होंने जब लड़ाई किया था तो उस समय इसको साथ दिया था मराठा, क्योंकि इसका अच्छा संबंध था। जाट का भी समर्थन प्राप्त था। सफदरजंग ने पेशवा को उत्तर पश्चिम जो इलाका है उस पर चौथ वसूलने का अधिकार दे दिया गया था। यानी मराठा को चौथ वसूलने का अधिकार दे दिया गया था। इनकी जो सेना में नौकरी करते थे उसमें हिंदू मुस्लिम के साथ भेदभाव नहीं किया जाता। इंपॉर्टेंट कीजिएगा कि कौन ऐसा शासक था जिसके नौकरियों में भेदभाव नहीं किया जाता हिंदू मुसलमानों में? तो सफदरजंग था। अवध का नवाब था सफदरजंग, यानी शहादत खां का दामाद या भतीजा कह सकते हैं, जिन्होंने हिंदू और मुसलमानों के मध्य भेदभाव नहीं किया गया था। और इसके कारण जो सबसे उच्च पद पर व्यक्ति था और हिंदू व्यक्ति था, जिसका नाम था राय आसीन था नाम। और 1754 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाता। अगला देखिए शुजा-उद-दौला। यह 1754 से लेके 75 तक शासन करता है। सफदरजंग की मृत्यु के बाद शुजा-उद-दौला। पहले कौन बना? शहादत खां, याद कीजिएगा। उसके बाद सफदरजंग, उसके बाद शुजा-उद-दौला, उसके बाद वाजिद अली शाह। ठीक है, SSW। इस तरह से याद कीजिएगा। शहादत खां, शुजा-उद-दौला, शहादत खां,
सफदर खां, शुजाउद्दौला और वाजिद अली शाह। देखिए शुजाउद्दौला सफदर जंग की मृत्यु के बाद उसका पुत्र था, सफदर जंग का पुत्र था और शुजाउद्दौला उसका उत्तराधिकारी बना। पानीपत के तृतीय युद्ध में शुजाउद्दौला ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था। तो यह पानीपत का जो युद्ध हुआ था 1761 ईस्वी में हुआ था, 1761 ईस्वी में। यह युद्ध अहमद शाह अब्दाली और अहमद शाह के मध्य में हुआ था। इसमें जो साथ दिया था अवध का नवाब शुजाउद्दौला ने साथ दिया था पानीपत के युद्ध में। याद कर लीजिएगा डेट 1761 में। इस युद्ध में जो विजयी हुआ था अहमद शाह अब्दाली। देखिए नेक्स्ट में क्या है कि शुजाउद्दौला ने बंगाल के नवाब मीर कासिम तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ मिलकर बक्सर युद्ध किया था। यह बक्सर युद्ध कहीं पर 22 अक्टूबर 1764 को शुजाउद्दौला ने बंगाल के नवाब मीर कासिम के साथ मिला था। तो इसमें मीर कासिम था, शुजाउद्दौला था, शाह आलम द्वितीय था। लेकिन बक्सर युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो मीर जाफर था। ये क्वेश्चन कल ही करवा दिए, मीर जाफर था। इसका नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। बक्सर बिहार में पड़ता है, बिहार में पड़ता है बक्सर, चौसा नामक स्थान पर। अब देखिए इस वंश का अंतिम शासक वाजिद अली शाह था। इंपोर्टेंट कर लीजिएगा कि अवध का सबसे अंतिम शासक वाजिद अली शाह, और अवध को लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन के आधार पर 1856 में मिला लिया था। इंपोर्टेंट इसको भी कीजिएगा कि लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन का आरोप लगाकर अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया था 1856 में। अब देखिए यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है ये मैसूर के बारे में। तो चलिए, दक्षिण भारत में हैदराबाद के निकट हैदर अली के अधीन मैसूर की महत्वपूर्ण सत्ता का उदय हुआ। तो मैसूर का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो हैदर अली के द्वारा किया गया था। कहाँ? तो कर्नाटक का क्षेत्र, कर्नाटक का ही नाम है मैसूर। जो उस समय विजयनगर साम्राज्य का अंत हुआ तो मैसूर ने अपनी कमजोरी स्वायत्तता बनाए रखी, तब जाके ये हैदर अली ने वहाँ पे शासन करने लगा। देखिए 18वीं सदी के आरंभ में नंजराज और देवराज नामक दो व्यक्ति ने मैसूर शक्ति का अपने अधीन में कर लिया। कौन किया था? तो नंदराज और देवराज के अधीन में था मैसूर राज। लेकिन यहाँ के तत्कालीन शासक था जो चिक्का कृष्ण राज था। चिक्का कृष्ण राज यहाँ के शासक था, लेकिन ये जो मंत्री था इनका चिक्का कृष्ण राज का, वो नंजराज था, देवराज। लेकिन दोनों को ये शासक नामात्र के था, लेकिन जो मेन वास्तविक शासक नंदराज के हाथों और देवराज के हाथों में था। अब देखिए मैसूर पर शासन करने वाले प्रमुख शासक निम्न हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे हैदर अली, टीपू सुल्तान। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हैदर अली यह 1761 से 82 ईस्वी तक शासन किया। इनका जन्म 1721 ईस्वी में एक सामान्य परिवार में हुआ था। इन्होंने अपना जो प्रारंभिक जीवन मैसूर की सेना में एक साधारण अधिकारी के रूप में प्रारंभ किया था। ये प्रतिभाशाली सेनानायक और चतुर राजनीतिज्ञ था। मैसूर राज 20 वर्षों तक युद्ध में उलझा रहा। कितना वर्षों तक? तो 20 वर्षों तक यह राज उलझा रहा था लड़ाई झगड़ा में। इस दौरान हैदर अली ने इसका लाभ उठाया और मैसूर की सेना में उच्च पद प्राप्त किया था। हैदर अली शीघ्र ही पश्चिमी सैनिक प्रशिक्षण को महत्व को पहचाना, यानी यूरोपीय सैनिक के प्रशिक्षण को पहचाना, और इन्होंने आधुनिक प्रशिक्षण दिलवाया। इसी के तहत 1795 ईस्वी में इम्पोर्टेंट डिंडुगल जो तमिलनाडु में पड़ता है, वहाँ पे आधुनिक शस्त्रागार का स्थापना किया था। कि आधुनिक शस्त्रागार का स्थापना कहाँ किया गया था? डिंडुगल में 1795 में। इसमें फ्रांसीसी विशेषज्ञों की सहायता प्राप्त थी, फ्रांसीसियों से सहायता मिला था। 1761 ईस्वी में हैदर अली मैसूर का शासक बन गया था, नंदराज को हटाकर। 1761 ईस्वी में शासक बना था मैसूर का, हैदर अली संस्थापक हो गया था।
देखिए उसने बिदनूर, सेरा, कन्नड़, मालाबार को भी जीत लिया। मालाबार को अपने अधीन करने का मुख्य कारण क्या था कि भारतीय समुद्र तक अपनी पहुंच करना, जिसके कारण ये यहाँ पे पहुंचा था। अब देखिए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, यह युद्ध जो हुआ था 1767 से 69 के युद्ध में हुआ था, 69 के मध्य में हुआ था, जिसमें हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित कर दिया था। और इसी युद्ध का अंत मद्रास की संधि के तहत हुआ था, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। इस समय गवर्नर जनरल पूछेगा तो विरलेस्ट था, विरलेस्ट, जिन्होंने बक्सर युद्ध के समय में गवर्नर जनरल था, विरलेस्ट। हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हो जाता है। इंपॉर्टेंट कीजिएगा, हैदर अली की मृत्यु, पोर्टोनोवा का युद्ध किया था हैदर अली ने, जहाँ पे ही इनका मृत्यु हो जाता है। अब देखिए टीपू सुल्तान, इन्होंने 1782 से लेकर 1799 तक शासन करता है टीपू सुल्तान। हैदर अली की मृत्यु के बाद उसका पुत्र टीपू सुल्तान मैसूर की गद्दी पर बैठता है और इन्होंने क्या करता है तो नई कैलेंडर जारी करता है, सिक्का ढालने के लिए नया प्रणाली जारी करता है, माप तौल के लिए नया प्रणाली जारी करता है। इन्होंने फ्रांसीसी क्रांति से अधिक रुचि रखता था। किस क्रांति से? फ्रांसीसी क्रांति से। इसलिए श्रीरंगपट्टनम इसकी राजधानी थी मैसूर का, टीपू सुल्तान का। श्रीरंगपट्टनम में ही जैकोबियन क्लब का सदस्य बना था, फ्रांस का क्लब था जैकोबियन क्लब। फ्रांस की क्रांति में पढ़ना है। इन्होंने श्रृंगी मंदिर का पुनर्निर्माण किया था। तो श्रृंगी मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो टीपू सुल्तान के द्वारा किया गया था। ये माँ शारदा की प्रतिमा इसमें है। किसका है? तो माँ शारदा की प्रतिमा है। टीपू ने भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना का प्रयास किया। ठीक है, इन्होंने विदेशों से भी अपना अच्छा संबंध बनाया व्यापार, जैसे फ्रांस, तुर्की, ईरान, अफगानिस्तान, चाइना के साथ भी अच्छा व्यापार इनका था। इसमें टीपू सुल्तान ने जो पैदावार का 1/3 भाग भू राजस्व के रूप में वसूल करता था, 1/3 भाग वसूल करता था। इसकी नौसेना बहुत ही महत्वपूर्ण थी। टीपू सुल्तान की नौसेना बहुत ही योग्य व्यक्ति थे। ठीक है, जैकोबियन क्लब का सदस्य मैसूर की मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता वृक्ष भी लगवाया था इसने मैसूर में। अब देखिए आंग्ल मैसूर युद्ध, इंपॉर्टेंट पूछता है। प्रथम आंग्ल मैसूर 1769 में। इस समय शासक हैदर अली ने नेतृत्व किया था। गवर्नर जनरल लॉर्ड बिरलेस्ट को बनाया गया था और संधि जो हुआ था मद्रास की संधि। हैदर अली दक्षिण भारत का प्रथम शासक था जिन्होंने अंग्रेजों को पराजित किया था। द्वितीय आंग्ल मैसूर 1884 में वारेन हेस्टिस के गवर्नर जनरल काल में। इसमें मंगलौर की संधि हुई थी 1784 में। हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान ने इसका नेतृत्व किया था, यानी इसका बेटा ने। मंगलौर की संधि 1884। तीसरा 90 से 92, इसका नेतृत्व टीपू सुल्तान ने। गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस। संधि श्रीरंगपट्टनम की संधि। टीपू सुल्तान की स्थिति कमजोर हो गया था। चतुर्थ 1799 में गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली और टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गया था और वाडियार वंश की स्थापना किया गया था मृत्यु के बाद। देखिए क्वेश्चन जो बनता है यहाँ पे कि प्रथम, दूसरा, तीसरे युद्ध याद कर लीजिएगा। संधि कैसे याद कीजिएगा तो बताते हैं। जैसे एमएमएस, एक फिल्म आया था उसमें एमएमएस की संधि, तो एम से मद्रास की संधि, एम से मंगलौर की संधि, ए से श्रीरंगपट्टनम की संधि। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं केरल के बारे में। तो केरल में बहुत बड़ी संख्या में सामंत सरदारों एवं राजाओं में बटा हुआ था, जिसमें कालीकट, चिरिकल, कोच्चिन, त्रावणकोर प्रमुख थे।
त्रावणकोर का राजा उस समय राजा मार्तंड थे, मार्तंड वर्मा। इंपॉर्टेंट कीजिएगा, त्रावणकोर का राजा पूछते रहता है। इन्होंने भी यूरोपीय अफसरों की सहायता से पश्चिमी मॉडल पर एक फौज का गठन किया गया था। इन्होंने राजधानी त्रिवेंद्रम को बनाया था। यह त्रिवेंद्रम संस्कृत विद्या का केंद्र हुआ करता था। इसका उत्तराधिकारी राम वर्मा थे, जो एक प्रसिद्ध कवि भी थे, विद्वान भी थे, संगीतज्ञ भी थे, अभिनेता भी थे, सुसंस्कृत व्यक्ति थे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे राजपूत काल। तो देखिए, राजपूत में 18वीं सदी का सबसे जो श्रेष्ठ राजपूत शासक था आमेर का राजा सवाई जय सिंह। ये राजनेता भी थे, कानूनविद भी थे, समाज सुधारक भी थे, विज्ञान प्रेमी थे। इन्होंने जयपुर शहर का स्थापना किया था, राजा जय सिंह ने। उसे विज्ञान और कला का प्रसिद्ध केंद्र बनाया था। किसको? जयपुर को। जयपुर को विज्ञान और कला का प्रसिद्ध केंद्र बनाया था। किसने? तो सवाई जय सिंह ने। जय सिंह एक महान खगोल शास्त्री भी थे। इंपॉर्टेंट कीजिएगा, उन्होंने देश के 5 शहरों में जैसे दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, वाराणसी, मथुरा में पर्यवेक्षणशालाओं का निर्माण करवाया था, जिसको हम लोग अभी जंतर मंतर भी बोलते। तो दिल्ली में, जयपुर में, उज्जैन में, वाराणसी में और मथुरा में इसका निर्माण कराया गया था। आगे हम लोग देखते हैं, जय सिंह ने खगोल शास्त्री के पर्यवेक्षण कराने में के लिए जींद मोहम्मद शाही थे। जींद मोहम्मद शाही सहायता मिला था जींद मोहम्मद शाही से। जय सिंह ने यूक्लिड की रेखागणित के तत्व तथा त्रिकोणमिति का अनेक कृतियों और लघु गुणक बनाने तथा उनका प्रयोग संबंधी नेपियर की रचना संस्कृत में अनुवाद कराया था। तो जय सिंह ने यूक्लिड पर बल दिया था। यूक्लिड, रेखागणित, त्रिकोणमिति, लघु गुणक और उनके प्रयोग से नेपियर की रचना संस्कृत में अनुवाद कराया था। पूछता है जय सिंह के समय यूक्लिड, रेखागणित, त्रिकोणमिति, लघु गुणक। आगे हम लोग देखते हैं जाट नृत्य। तो जाट जो दिल्ली, आगरा, मथुरा के आसपास में क्षेत्रों में निवास करता था। मथुरा के आसपास के जाट किसानों ने 1669 ईस्वी के में और इसके पश्चात 1688 ईस्वी अपने जाट जमींदारों के नेतृत्व में विद्रोह किया था। यह मूलतः कृषक विद्रोह था। भरतपुर जाट राज का स्थापना, इंपोर्टेंट कीजिएगा कि भरतपुर का स्थापना चूड़ामर और बदन सिंह ने किया था, लेकिन सबसे उच्च पर ले गया था सूरजमल ले गया। देखिए, सूरजमल के बारे में कहा जाता है पूर्व में गंगा नदी से लेके दक्षिण में चंबल नदी तक इसका शासन था। पश्चिम में आगरा नदी से लेकर उत्तर में दिल्ली तक इसका शासन था। इसके अतिरिक्त आगरा में भी शासन था इसका, मथुरा में, मेरठ में, अलीगढ़ में। देखिए इंपॉर्टेंट, जाटों का अफलातून किसे बोला जाता है, जाटों का प्लेटो किसे बोला जाता है, तो सूरजमल को बोला जाता है। जाटों का प्लेटो सूरजमल का बोला जाता है। और जाट का भी तो 1763 ईस्वी में। आगे देखते हैं हम लोग बंगश पठान या रुहेलखंड। इसका स्थापना मोहम्मद खां बंगश के द्वारा किया गया था। रुहेलखंड राज्य हिमालय के तराई के दक्षिण में, गंगा और उत्तर में कुमायूं पहाड़ियों के बीच में स्थित है। रुहेलखंड की जो पहले राजधानी थी आंवला थी, बाद में रामपुर किया गया था रुहेलखंड की राजधानी। देखिए, हैदराबाद का संस्थापक निजामुल, कर्नाटक शहादत खां, बंगाल मुर्शिद कुली खां, अवध शहादत खां, मैसूर हैदर अली, रुहेल एवं बंगश मोहम्मद खां बंगश। हैदराबाद निजामुल, कर्नाटक शहादत खां, बंगाल मुर्शिद कुली खां, अवध शहादत खां, मैसूर हैदर अली, रुहेल या बंगश, तो बंगश अंतिम में लगा हुआ है, याद रहेगा। नेक्स्ट हम लोग करते हैं इंपॉर्टेंट शक्तिशाली प्रांत, जिसमें सिख धर्म के बारे में पढ़ेंगे, पंजाब के बारे में। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। देखिए, गुरु नानक ने 15वीं शताब्दी में जिस मानवतावादी पंथ की स्थापना किया था, कालांतर में वो सिख धर्म कहलाया। सिखों के लड़ाई समुदाय में परिवर्तित किया था।
ये कार्य दिया जाता हरगोविंद को, जो छठे गुरु थे, जिन्होंने लड़ाकू प्रवृत्ति का सिखों का नेतृत्व किया था। सिखों का अंतिम और 10वां गुरु गुरु गोविंद सिंह, जिसका जन्म पटना में हुआ था और एक राजनीतिक और फौजी शक्ति थे। इसे सच्चा बादशाह भी बोला जाता गुरु गोविंद सिंह को, सच्चा बादशाह। इसने 5 कंकार का भी धारण किया था, कृपान, कंघा, ये सब 5 का धारण किया था। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की परंपरा समाप्त हो गई थी। किसकी मृत्यु के बाद? तो गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की परंपरा समाप्त हो गया था और उसका विश्वास पत्र शिष्य बंदा बहादुर था, जिसने सिख का नेतृत्व किया था। बंदा बहादुर की हत्या 1716 में फर्रुखसियर के समय में कर दिया जाता है। बंदा बहादुर पंजाब के किसानों और निम्न स्तर जातियों को एकत्रित करके मुगल फौज के विरुद्ध 8 वर्षों तक संघर्ष किया था। किसके साथ? मुगल के विरुद्ध। और 1715 ईस्वी में बंदा बहादुर की हत्या कर दी। 1715-16 ये सब डेट इंपॉर्टेंट, 16 ज़्यादा पूछते रहता है। देखिए, अहमद शाह अब्दाली और नादिर शाह के आक्रमण के समय पंजाब में जो प्रशासन की समस्या उत्पन्न, सिखों को पुनः खड़ा होने का अवसर मिला था इस समय। और अब्दाली की जब वापसी के बाद सिखों ने पंजाब, जम्मू कश्मीर को अपने अधिकार में कर लिया था। इस समय 12 मिसल था, जिसको संघ बोला जाता था। एक दूसरे के मिसल सहयोग करते थे। क्या करते थे? तो सहयोग करते थे एक दूसरे के मिसल। अब देखिए रंजीत सिंह के बारे में पढ़िए हम लोग। रंजीत सिंह का जो जन्म हुआ था 1780 ईस्वी में हुआ था, सुकरचकिया मिसल में। इसका पिताजी का नाम था महासिंह। इनका पिताजी का क्या नाम था? महासिंह। यह एक शक्तिशाली, साहसी सैनिक, कुशल प्रशासन, कूटनीतिक था। देखिए रंजीत सिंह के बारे में कहा जाता है कि अफगान का एक शासक था जमान शाह, जिन्होंने 1798 ईस्वी में पंजाब पर आक्रमण किया था। क्या नाम था? जमान शाह। और इसने जब आक्रमण करके लौट रहा था तो जमान शाह की तोपें चेनाब नदी में गिर गया था। किस नदी में? चेनाब नदी में गिर गया था, जिसको रंजीत सिंह ने उठाकर चेनाब नदी से निकलवाकर जमान शाह को भेंट कर दिया था, जिससे खुश होकर जमान शाह ने लाहौर इसको अधिकार के क्षेत्र में दे दिया गया था कि लाहौर पर अब शासन कीजिए। तो लाहौर पर 1799 ईस्वी में और अमृतसर पर अधिकार कर लिया था 1802 ईस्वी में। देखिए सबसे पहले उन्होंने मुल्तान को जीता था, उसके बाद कश्मीर को जीता था, उसके बाद पेशावर को जीता था। देखिए सबसे पहले मुल्तान, कश्मीर, पेशावर को जीता था। MKP, मुल्तान, कश्मीर, पेशावर को जीता था रंजीत सिंह ने। मुल्तान 1818, 1819, 1834, पेशावर 1834 में। क्रम से भी पूछ देगा, याद कर लीजिएगा। 1834 में। अब यहाँ पे देखिएगा क्या है कि सतलज नदी के पश्चिम के सभी सिखों प्रधानों को अपने अधीन कर लिया गया और पंजाब में अपना राज्य स्थापित किया। सतलज नदी सीमा मान लिया गया था कि पूरब में सतलज नदी से अब ज़्यादा नहीं बढ़, लेकिन पश्चिम में आप विस्तार कर सकते हैं। अंग्रेजों के साथ समझौता हुआ था अमृतसर की संधि के तहत। देखिए रंजीत सिंह ने यूरोपीय प्रशिक्षकों की सहायता से यूरोपीय के आधार पर एक शक्तिशाली और अनुशासित सेना तैयार किया। उन्होंने अपनी फौज में सिखों के अतिरिक्त गोरखा के भी रखा, बिहारी, उड़िया, पठानों, डोगरा, पंजाबी, मुसलमानों को भी भर्ती किया। 1799 में लाहौर पर अधिकार किया था इसने, इंपॉर्टेंट कीजिएगा। लाहौर को राजधानी बनाया था रंजीत सिंह ने और धार्मिक राजधानी अमृतसर को बनाया था, याद कर लीजिए। लाहौर में तोप का निर्माण करने के लिए कारखाना बनाया था। लाहौर में ही तोप के निर्माण के लिए कारखाना बनाया गया था। इनकी जो सेना था एशिया में दूसरी सबसे अच्छी सेना था। एशिया में दूसरी सबसे अच्छी सेना था रंजीत सिंह का, जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी का फौज प्रथम स्थान पर थी। यह इससे समझिए कि इसकी सेना में कितना मजबूती था। इस समय इसका जो मंत्री था अजीजुद्दीन था और वित्त मंत्री दीनानाथ था।
देखिए अमृतसर की संधि 1809 में होता है और सतलुज नदी को इनका सीमा मान लिया जाता है कि आप इससे बाहर नहीं जा सकते हैं। 1839 में इनका मृत्यु हो जाता है रंजीत सिंह का। रंजीत सिंह जब युद्ध करे तो उसमें इनकी एक आंखें चला गया था, तो इसने बोला था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सभी धर्मों के एक निगाह से देखूं, लेकिन इसीलिए उसने दूसरी आंखें की रोशनी ले ली। इस तरह से बोले थे। पूछेगा रंजीत सिंह को कोहिनूर हीरा किसने दिया था, भेंट किया था? तो शाह शुजा ने। अफगान का अमीर था शाह शुजा, जिन्होंने भेंट किया था रंजीत सिंह को। आगे हम लोग देखते हैं। देखिए प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। अगर रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद शासक बनता है खड़क सिंह और खड़क सिंह, नौनिहाल सिंह, और अंतिम शासक बनता है दिलीप सिंह। तो पूछेगा सिख धर्म का अंतिम शासक कौन बना था? तो दिलीप सिंह ने बना था सिख धर्म का अंतिम शासक। अब देखिए जून 1839 में महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु के पश्चात पंजाब में राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हो जाती है, दो गुटों में बंट जाता है। अंग्रेजों को पंजाब पर की ओर ध्यान जाने लगता है और सतलुज पार 5 नदियों को देश पर ध्यान केंद्रित किया गया। रंजीत सिंह के बाद उसका जो बेटा था दिलीप सिंह गद्दी पर बैठता है, किंतु उसकी मां रानी जिंदल मेन शासका करती है। इसी के समय प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की शुरुआत हुआ था 1845 से 46 में। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, इसका नेतृत्व अंग्रेज की तरफ से गफ कर रहे थे और इस समय जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हार्डिंग था। सिख सेना का नेतृत्व तेज सिंह और लाल सिंह कर रहे थे, जिसमें इनकी मृत्यु हो गई थी, तेज सिंह और लाल सिंह। इसी में भैरवाल की संधि हुआ था, लाहौर की संधि हुआ था। देखिए 9 मार्च को लाहौर की संधि, उसके बाद भैरवाल की संधि, इसी के समय प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय में हुआ था। इसमें क्या कहा गया था कि 50 लाख रुपये नगद लेकर जम्मू कश्मीर को राजा गुलाब सिंह को दे दिया गया था लाहौर की संधि के अंतर्गत। याद कर लीजिएगा इंपॉर्टेंट कि किस संधि के अंतर्गत गुलाब सिंह को जम्मू कश्मीर दिया गया, तो लाहौर की संधि के अंतर्गत दिया गया था। किंतु दिलीप सिंह गद्दी पर आसीन रहा, बैठा रहा था। दूसरा संधि भैरवाल की संधि होता है, जिसमें पंजाब पूर्ण रूप से अंग्रेजों के नियंत्रण में आ जाता है। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध इंपॉर्टेंट 48 से 49 के मध्य में। इसमें 1849 में पंजाब को पूरी तरह से विलय करा लिया जाता है और गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 1849 में पूछा हुआ क्वेश्चन है दरोगा में कि पंजाब को कब मिलाया गया था, तो 1849 में मिलाया गया था पंजाब को कब मिलाया गया था, तो 1849 ईस्वी में मिलाया गया था द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान। और दिलीप सिंह को कहाँ भेज दिया गया था द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान, तो ब्रिटेन भेज दिया गया था इनको। इसके बाद यहाँ पे 3 लोगों की एक परिषद का गठन किया गया था। इसमें हेनरी लॉरेंस अध्यक्ष बने थे, जॉन लॉरेंस और जॉन मांसले सदस्य बने थे। ठीक है, पूछेगा चिलियावाला का युद्ध कब हुआ था, तो 13 जनवरी 1849 को हुआ था। ये युद्ध किसके मध्य में हुआ था, अभी पीछे चर्चा किए हैं कि गफ और शेर सिंह के नेतृत्व में लड़ा गया था। इस समय गवर्नर जनरल कौन था 1849 में, तो लॉर्ड डलहौजी था। चिलियावाला का युद्ध द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान में हुआ था, चिलियावाला का युद्ध। तो चलिए आगे हम इसका एमसीक्यू क्विज लगाते हैं कि जो पढ़े हैं उसका एमसीक्यू क्विज। बताइएगा, रंजीत सिंह के राज में सम्मिलित नहीं था तो श्रीनगर नहीं सम्मिलित था, क्योंकि दिल्ली पर अधिकार किया था, काबुल पर, मकराना पर। रंजीत सिंह का संबंध किस मिसल से था, बता दिए थे, सुकरचकिया मिसल से था। रंजीत सिंह किस मिसल से था, तो सुकरचकिया मिसल से था। महाराजा रंजीत सिंह के राज की राजधानी कहाँ बनाया था, तो लाहौर। धार्मिक राजधानी कहाँ था, धार्मिक
बताइएगा आप लोग। धार्मिक राजधानी बताए हैं अमृतसर, अमृतसर में था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? बताए थे, अफगान का शासक था शाह शुजा, उनसे प्राप्त किया था। सब याद कीजिएगा आप लोग। देखिए ये बताए थे कि किसके बारे में कहा गया था कि ईश्वर की इच्छा था कि मैं सभी धर्मों के एक निगाह से देखूं, इसीलिए उसने दूसरी आंखें रोशनी। किसके बारे में कहा गया था? तो महाराजा रंजीत सिंह के बारे में कहा गया था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि महाराजा रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था? तो खड़क सिंह बताए थे। अंतिम कौन था? तो दिलीप सिंह। अंतिम कौन था? दिलीप सिंह। पंजाब के पूर्व महाराजा दिलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 23 अक्टूबर 1893 में उसका निधन पेरिस में हो गया। तो बिल्कुल सही। नासिक में अंत्येष्टि हुआ था? नहीं, फ्रांस, पेरिस में। अंत्येष्टि इंग्लैंड में हुआ था। अंत्येष्टि इसका इंग्लैंड में हुआ था। उन्होंने कभी भी सिख धर्म नहीं छोड़ दिया था। बाद में वह कभी भी रूस नहीं गए थे, तो गए थे रूस की यात्रा किया था। अंत्येष्टि देखिए इंग्लैंड में हुआ था। ईसाई धर्म को बाद में अपनाया था। बताए थे वीडियो में कि ईसाई धर्म को दिलीप सिंह ने अपनाया था। सिख धर्म का अंतिम शासक कौन था? देखिए वही क्वेश्चन बार बार दिलीप सिंह, यूपीपीसी उसने पूछा हुआ है। क्या है अंतिम क्वेश्चन, लगता है छूट गया। हाँ देखिए यहाँ पे देखिए 3% वाला बताए थे कि पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए लॉर्ड डलहौजी ने 3% का गठन किया। उसमें कौन नहीं था? तो ये बताया था आपको कि हेनरी लॉरेंस को अध्यक्ष बनाया गया था। एक हेनरी लॉरेंस था, एक जॉन लॉरेंस था, और एक विले मांसले था। ग्रेन विले मांसले, हेनरी लॉरेंस, जॉन लॉरेंस और ग्रेनली मांसले था। तो ये एमएच इलियट तो नहीं होना चाहिए। ये भी नहीं है, तो इसका ए और डी नहीं होगा उसका। देखिए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध बताए थे 1767 से 69 के मध्य में। इसमें विजयी कौन हुआ था? तो दक्षिण भारत के एकमात्र राजा हैदर अली। दूसरा हम लोग देखेंगे डिंडुगल कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। 1755 शस्त्रागार का स्थापना किसने किया था? तो हैदर अली ने। क्वेश्चन देखिए, सब जो पढ़ाए हैं उसी को यहाँ पे पढ़ना। किस जनरल ने हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में हराया था? ये पोर्टोनोवा के 1781 ईस्वी में बताए थे। हैदर अली ने किसको हराया था? हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में हराया था कौन? तो सर आयरकुट ने हराया था। कौन हराया था? आयरकुट। उसके बाद 1782 में इसका मृत्यु हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टीपू ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? श्रीरंगपट्टनम। यहाँ पे जो कि वीएन क्लब का सदस्य बना था। देखिए किस भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया था? आधुनिक पद्धति कौन सा दूतावास विदेशों में स्थापित किया था? कौन? जैसे चाइना में, अफगानिस्तान में, ईरान में। वो कौन था ऐसा शासक जिसका संबंध था अच्छा? तो टीपू सुल्तान था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में कहाँ हराया था? पोलुलर में हराया था। पोलुलर बताए थे, पोर्टोनोवा पोलुलर। ब्रिटिश सेना को हराया था 1780 में। 81 में पोर्टोनोवा में खुद हार गए थे। अब देखिए हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन करते हैं कि टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में मारे गए थे। अब देखिए मिलान करना है, इम्पोर्टेंट। कौन सुमेलित है? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली पराजित हुआ था? नहीं, हैदर अली जीत गया था। द्वितीय आंग्ल मैसूर में
हैदर अली ने अंग्रेज़ों को पराजित किया था? नहीं, अंग्रेज़ों ने हैदर अली को पराजित किया था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान युद्ध जीता था? जी नहीं, इनकी स्थिति बहुत कमज़ोर हो गया था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर में हैदर अली की चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय टीपू पराजित किया गया और युद्ध के मध्य दिवंगत मतलब मृत्यु हो गया था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में इसकी मृत्यु हो गई थी। ये बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? डी। यूपीपीसीएस मेंस 2014 में क्वेश्चन पूछ दिया। देखिए, प्रथम आंग्ल मैसूर 1767-69 में गवर्नर जनरल ब्रिलेट था। संधि मद्रास की संधि हुआ था। दूसरा 1780 वारेन हेस्टिंग्स के समय में हुआ था। दूसरा मंगलौर की संधि हुआ था। तीसरा 1790-92 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में हुआ था। तो एमएमएस की संधि याद कर लीजिएगा। आगे हम लोग देखते हैं इलाहाबाद की संधि। मिलान करना है तो मिलान कीजिए। सबसे पहले मद्रास की संधि तो 1767 से 69 के मध्य में डी का हो जाएगा 3। उसके बाद एमएमएस की संधि एमएमएस तो मंगलौर की एमएमएस मतलब मद्रास की संधि। पहला मद्रास की संधि हो गया। इलाहाबाद की संधि आप लोग पढ़ा है 1765 ईस्वी में। तो ए का 4 और बी का 3। ए का 4 सॉरी देख लीजिए ए का 4। मंगलौर की संधि 1784 में हुआ था जी। मंगलौर की संधि। सालबाई की संधि 1782 ईस्वी में। फिर से मिला लीजिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ए का 4, बी का 2, सी का 1, डी का 3। बेगम समरू जो एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण किया था सराधना में। देखिए कौन सा कथन सही नहीं है। तो अली मर्दान खान बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति का प्रारंभ किया। पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। महारंजीत सिंह ने लाहौर में तोप का निर्माण किया था, ये बताए थे। तो बिल्कुल सही, तोप का निर्माण किया था। आमेर का राजा जय सिंह ने यूक्लिड में रेखा गणित तत्वों को संस्कृत में अनुवाद किया था। त्रिकोणमिति को संस्कृत में अनुवाद किया था, तो बिल्कुल करवाए थे। टीपू ने श्रृंगेरी मंदिर का निर्माण करवाया था जिसमें माँ शारदा देवी का मंदिर था, तो ये भी बताए थे बिल्कुल। तो इसका गलत क्या हो जाएगा आंसर? तो सीधा सीधी गलत हो जाएगा ए इसका गलत हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है देखिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। विचार करना कि सही है कि नहीं गलत। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू की मृत्यु हो गया था। तीसरा में हुआ था कि चौथा में? तो चौथा में हुआ था, ये भी गलत है। जो जान रहे हैं उसको पहले बनाइए। पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र किया था। तो ये आपको बताए थे कि पलासी के युद्ध के समय मीर जाफर षड्यंत्र कर दिया था अंग्रेजों से, और मीर जाफर के ही बेटा था मीरन जिन्होंने हत्या करवा दिया था सिराजुद्दौला को। तो इसका सिर पर ये अहमद शाह अब्दाली बताए 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली अहमद शाह के बीच में हुआ था, ना कि इब्राहिम लोदी के बीच में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल बी हो जाएगा। 3 सही है। तो आप लोग का वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। अगर अच्छा ये वीडियो लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तथा वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो धन्यवाद। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम लोग।